नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र समसामयिकी। ये है इतिहास और अभी हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से। और साथ ही एक मैंने पॉलिटी का भी डाला हुआ था, तो पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों साथ चलेगा क्योंकि इस दोनों से अधिक प्रश्न आता है। तो इतिहास में पहले हम आधुनिक भारत का इतिहास शुरू किए क्योंकि एग्जाम में इसका वेटेज अधिक होता है। और ये बुक 2022 एडिशन है और एडिशन पे कोई खास बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता। अगर एक साल पुराना भी है आपके पास तो सब ठीक ही होता है। और कोई भी अगर क्वेरी वैरी उस टाइप का हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो अभी जो हम पहले शुरू करेंगे जो आधुनिक भारत का इतिहास है, इसमें पहला एक्सरसाइज है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होगा वो करेंगे और ऑब्जेक्टिव के नीचे में जो उसका हल होता है वो भी पूरा पढ़ेंगे। कोशिश कीजिएगा जो ये पढ़ेंगे सब्जेक्टिव थ्योरी, तो उसी के आधार पे आपको ऑब्जेक्टिव कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही थोड़ा शेयर कर दीजिएगा जो भी ज़रूरतमंद है, यानी पीसीएस की तैयारी करते हैं, क्योंकि सब में आपको ये हेल्प करेगा। देखिए, वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट कहाँ पे है? केरल में है। कालीकट पर 20 मई 1948 को पहुंचा था। इसने वहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। जो वास्को डिगामा था वो कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था कालीकट। कालीकट के तत्कालीन शासक जो जमोरीन था वो वास्को डिगामा का स्वागत किया था। कालीकट का तत्कालीन शासक कौन था? शासक जमोरीन, जो क्षेत्रीय शासक था, कोई बहुत प्रसिद्ध नहीं था, जमोरीन नाम था उनका। वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र के एक नए युग का शुभारंभ हुआ। डिस्क्रिप्टिव में भी आपको ये काम आ जाएगा जो ग्लोबल बिजनेस होता है इस टाइप का। तो इसमें वास्को डिगामा जो था 1498 में जब भारत पहुंचा था तो उसी टाइम से भारत और यूरोप के मध्य जो है वो व्यापार शुरू हुआ। वास्को डिगामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। और जितना उसका पूंजी था उससे 60 गुना अधिक वो मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा ये 1505 ईस्वी में भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। ये बहुत बार आता है, आगे क्वेश्चन बनाएंगे देखिएगा उसमें। तो इनका नाम क्या है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा, और ये 1505 में आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल संधि नीति का प्रतिपादन किया। ब्लू वाटर पॉलिसी ये था कि जैसे मान लो पुर्तगाली ने रास्ता बनाया, रास्ता खोज किया कि हम इस रास्ते से आए, तो ये चाहता था कि उस पर उसी का अधिकार हो, इसीलिए एक ब्लू वाटर पॉलिसी बनाया कि उस रास्ते से कोई और नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसीलिए वो बनाया था, नीला जल नीति प्रतिपादित किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बन के आया था। ये 65 वाले में पूछा गया था, आई थिंक, ये दरोगा में किसी बिहार के एग्जाम में देखे हुए तो ये प्रश्न आया था। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है वो 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में मिला लिया था। मतलब गोवा को कौन सा पुर्तगाली शासक था जो अपने अधीन किया था? तो वो था ये अल्फांसो द अल्बुकर्क। याद रखिएगा, गोवा को अपने प्रांत में पहला कौन शासक मिला लिया फ्रांसीसी? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। और ये इससे पहले ये किसके हाथ में था? तो वो आदिल शाह के हाथ में था, आदिल शाह के हाथ में। इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया के महत्वपूर्ण मंडी अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रथम गवर्नरों में से एक नीडो डी कुन्हा आया था। नीनो डी कुन्हा यह 1529 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड ने, जो कि वर्तमान अभी तस्मानिया है, इसका खोज किया। और साथ ही न्यूजीलैंड का भी खोज किया था। इसको रिपीट कर लेते हैं कि भारत से पुर्तगाली का जो रास्ता था
मतलब मेनली पुर्तगाली से अलग अलग जगह पे गया ये सब। तो भारत का खोज किया वास्को डी गामा। स्पेन का यात्री था कोलंबस, वो किया अमेरिका। ब्रिटेन का यात्री था कैप्टन कुक, वो ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन कुक। हॉलैंड का तस्मान था, मतलब हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमस लैंड वर्तमान में तस्मानिया है, इसी के नाम पे आ गया तस्मानिया। और ये तस्मान जो है इसी ने न्यूजीलैंड का भी खोज किया। पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम दुर्ग, जो कि भारत में प्रथम मतलब यूरोपीय दुर्ग भी कहा गया, इसका निर्माण अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत का प्रथम यूरोपीय दुर्ग जो है इसका निर्माण किसने किया? अल्फोंसो द अल्बुकर्क। 1503 ईस्वी में कोच्चिन में ये कराया गया था, कोच्चिन में है ये। आगे अजी द्वीप और कन्नानोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे ये। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन के क्रम की बात करें तो पहले पुर्तगाली आया, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज़, डेन और फिर फ्रांसीसी। पुर्तगीज़, डच, अंग्रेज़, डेन और फिर फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आया और सबसे अंत तक यानी 1961 जब गोवा आज़ाद हुआ तब वो वापस गया। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो ए सिल्वा, मतलब उस टाइम वो यहाँ का गवर्नर था। भारत मतलब ये 1958 से लेकर 1961 तक रहा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेराइस वोसा था, जोसे फेराइरा वोसा, जब 1961 की बात है उस टाइम। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों में भारत में समुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने 1503 में कोच्चिन में पहली फैक्ट्री तथा 1905 में कोन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियाउद्दीन मोहम्मद शाह के सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर लिया। उसके बाद पुर्तगालियों द्वारा हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुबली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। ये काम किसने किया? शाहजहां ने किया। आगे कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौरनौक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती जो कि कलकत्ता का एक जगह था उसको चुना। कोच्चि में 1914 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल किया गया। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की थी। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 साल के लिए अधिकार प्रदान किया था। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व की ओर जो ईस्ट है उसके तरफ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। आगे जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। याद रखिएगा, 611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना लगाया और उस टाइम कौन था? मुगल शासक जहांगीर था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में कब कारखाना लगा? 1613 ईस्वी में, और ये पहला अस्थायी कारखाना था। अगर पूछा अस्थायी तो 1611, अस्थायी पूछे तो 1613। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में लगाया गया, जबकि फ्रांसीसी द्वारा 1668 में स्थापित किया गया। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हरा दिया। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में दे दिया, दहेज के रूप में। इसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन
जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुग़ल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसको रिपीट करते हैं। बम्बई के अंग्रेज़ गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुग़ल बंदरगाहों को घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ 1746 से 48 के बीच में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का ये विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल जो अंग्रेज और फ्रांसीसी था ने 1746 में युद्ध प्रारंभ किया। अंग्रेज कैप्टन वार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। मतलब अंग्रेज जो था उसका जहाज ले लिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थामे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स ला सापेल की संधि हुआ। एक्स ला सापेल की संधि 1748 में हुआ। इसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अगले जगह डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्गदर्शन बना। यह डुप्ले का ही था। इसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा उसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव यहीं से रखी। मतलब जो यहाँ पे राजा था उसका सैनिक सेनापति वो अंग्रेज का वेल ट्रेंड सब जो रहता था उसको किया और वो भी भारतीय पैसे से, मतलब महाराजा को ही पैसा देना पड़ता था। और धीरे धीरे उसने राजनीतिक में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जिसे कंपनी देश इंडियंस ओरिएंटल्स कहा जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य में इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना की। मोरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त किया। 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। 1669 में डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में ही की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली 1627 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसके कुछ ही दिनों के बाद डच पिपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ था जब उन्होंने चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की थी। चिनसूरा के डच किले में गुस्ताबुस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अगर देखिए कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम में कुछ इस प्रकार है, याद रखना है आपको। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, जबकि इनकी कंपनियों का क्रम थोड़ा अलग था। कंपनी की बात करें सबसे पहले जो पुर्तगीज़ कंपनी था वो अपना लगाया था 1498 में। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, डच याद रखना है अपने को, डच 1602 ईस्वी में। उसके बाद जो लंदन का था दोनों अंग्रेज का 1600 में। फिर डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 जो फ्रांस कहते हैं वो 1616 और कंपनी देश इंडियंस ओरिएंटल ये 1664 में। सबसे पहले कौन सा था? पुर्तगीज था, फिर डच और उसके बाद ये ब्रिटेन वाला याद रखिएगा। अब यहाँ से प्रश्न आता है, कोशिश कीजिएगा कि जो पढ़े हैं उसमें से बनने का, क्योंकि आंसर सब कुछ लिखा ही हुआ है पर इसको अपना फोकस नहीं करना है। वास्को डी गामा कालीकट पर कब पहुँचा था? तो 1498 में पहुँचा था। इसका डिस्क्राइब यहाँ पे दिया गया है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापना करने के लिए पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। इसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जो जेमोरिन थे उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुबली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारी कोठी स्थापित की।
1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति का प्रतिपादित किया था। ये किसने किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा, 1505। काफ़ी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन है नीला जल योजना जो ब्लू वाटर संबंधित है वो किससे है? तो फ्रांसिस्की द अल्मीडा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। आगे प्रश्न पे आते, डिस्क्राइब यहाँ पे जरूरत नहीं है, सब कुछ दिया ही है। हाँ, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा आया था। देख रहे कितनी पीसीएस में पूछा गया था, सारे पीसीएस का ही प्रश्न इसमें आता है या मतलब यूपीएससी। आगे प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? मतलब पुर्तगाली जो उपनिवेश था उसका प्रथम वायसराय, बार बार हम जिक्र किए थे, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो वहाँ का जो क्षेत्रीय शासक था जेमोरिन, वो उसका स्वागत किया हुआ था। आगे प्रश्न है, दिया गया समुद्री यात्री और देश सुमेलित करना है। तो वास्को डी गामा ये किस देश से बिलोंग करता है वो दिया गया है। तो वास्को डी गामा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। कोलंबस जो अमेरिका का खोज किया था ये स्पेन का था। कैप्टन कुक जो ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था ये कहाँ का था? ब्रिटेन का था। और तस्मान जो तंजानिया किया था वो हॉलैंड का। यहाँ पे लिखा है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका का, ब्रिटेन यात्री कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का, और हॉलैंड का जो तस्मान था वो तस्मानिया का और न्यूजीलैंड का खोज किया हुआ था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क पहला जो आया था, क्योंकि यही जो है वो गोवा को अपने अधीन कर लिया था, तो इसीलिए उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो कि 1509 से लेकर 15 तक रहा, इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए एक अस्थायी बस्ती बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो पहला दिया इसमें, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। नहीं, पुर्तगालियों ने 1510 में किया था कब्जा, अल्बुकर्क ने किया था। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था, बिल्कुल लगाया था, लेकिन ये क्या था? अस्थायी था। पढ़े थे ना अभी, अस्थायी था। और अस्थायी कहाँ लगाया था? सूरत में। अगर पूर्व भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, तो ये सही है, ये सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो यहाँ पे ये तीनों कथन सही है, ये वाला कथन गलत था। आगे प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने किया था सबसे पहले कोच्चिन में। कोच्चिन, यहाँ पे आंसर दिया गया है कि पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, जो यूरोपीय दुर्ग भी कहलाया, इसका निर्माण अल्फोंसो द अल्बुकर्क ने किया था। और याद रखिएगा वो उसमें गवर्नर नहीं था, इसने 1503 में कोच्चिन में ये करवाया था, 1503 में। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया? समुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया, ये पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगालियों, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में समुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया, जहां से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की जाती थी। तो ये कौन था? पुर्तगाली था। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगाल द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी? पुर्तगाली के द्वारा जो किया गया था वो था हुबली। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ दिया गया कि पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, जो कि 1529 से लेकर 38 तक रहा, ने मद्रास के निकट
सेन थोमी और बंगाल में हुबली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत के शासक गयासउद्दीन महमूद शाह ने सतगांव और चटगांव में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते हैं, इसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसके स्थान पर उसका स्थान जो है हुबली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्ताबुस किले का निर्माण करवाया था। चिंसुरा में, कलकत्ता में था। श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था, श्रीरामपुर डेनिस का। आगे प्रश्न है, पुदुचेरी जो कि वर्तमान में पुदुचेरी है, मतलब पांडिचेरी जो कि वर्तमान में पुदुचेरी है, के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो पहला इसमें दिया गया कि पुदुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्तियाँ पुर्तगाली थी। तो ये बिल्कुल सही है। जो पुर्तगाली, दमनदीप, गोवा, इस सब पे कब्जा पहले पुर्तगाली ने ही किया था। पुदुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी कंपनी यूरोपीय शक्तियाँ फ्रांसीसी थी। तो ये गलत है। अंग्रेजों ने कभी पुदुचेरी पर कब्जा नहीं किया, बाद में किया। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे सही है अपना। पुदुचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना औपनिवेशिक स्थापित किया। पुडुचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। इसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पुडुचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 में जो पेरिस का संधि हुआ, इसके तहत फ्रांस को सौंप दिया। तो इसीलिए केवल एक सही था, मतलब पहले तो आया पुर्तगाली, फिर डेन्स और फ्रेंच, फिर अंग्रेज भी आया, लेकिन फ्रांस का संधि हुआ 1814 में, तो वो फिर फ्रांस को वो सौंप दिया। हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये पुर्तगाली ने बनाया था। पुर्तगालियों द्वारा हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुबली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था, पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चार्नोक कलकत्ता का संस्थापक था। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुबली के स्थान पर सुतानुती और सुतनौती को चुना, जिसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कोलकाता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कोलकाता जो है वो कालीकाता, मतलब पहला पूरा नाम था कालीकाता, जॉब चार्नोक के आगमन के पूर्व ही स्थापित था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 को मनाया गया। फाउंडेशन डे होता है 24 अगस्त को। क्या लिखा है? इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1990 भी नहीं माना जा सकता है। मतलब ये जो 90 वाला चीज़ है जो ये किया था चार्नोक, उससे पहले भी मतलब उसका था अस्तित्व, ऐसा दिया गया। आगे कोलकाता किसने बसाया था? तो जॉब चार्नोक। आंसर आपको जॉब चार्नोक ही टिक करना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? प्रथम नगर निगम मद्रास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रथम नगर निगम स्थापना किया गया था? ये था मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंस शहर में इसका स्थापना किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो ये डच किया था। संयुक्त पूंजी कंपनी किसने स्थापित किया था? तो डच ने किया था। यह लिखा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिस इन टू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 में डच, जो कि संसद द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव में, संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो विकल्प में ब्रिटेन नहीं है, इसके कारण से आंसर जो है यहाँ पे ये डच हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ये प्रश्न है, संयुक्त पूंजी मतलब ये वाला पूंजी किसने स्थापित किया, संयुक्त पूंजी कंपनी किसने स्थापित किया? तो इंग्लैंड होता, ब्रिटेन होता, लेकिन ब्रिटेन नहीं है, तो डच यहाँ पे आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? यहाँ पे एक सही दिया गया, तो यहाँ पे ये ओनली सही है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कोच्चिन में भी है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे लिखा भी है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। प्रश्न है, भारत में डच इंडिया कंपनी
की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, तो बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था, मतलब थोड़ा आधुनिक था और आधुनिक हथियार भी था, तो ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे तो उनकी सेवा में वो लग जाता था। यहाँ पे तीनों कथन जो है वो सही है। आंसर यहाँ पे डी बन रहा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के लिए सहायक था। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की थी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये था लिवेंट कंपनी, जिसको महारानी दिए हुए थे, लिवेंट कंपनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। लिखा है कि लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 में इसने न्यू कंपनी और महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी और 1709 में दोनों कंपनी मिलकर एक नए यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के रूप में व्यापार बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोनों कंपनी मिलकर फिर ये बना। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो उस टाइम में अकबर था। अकबर दिया गया दिसंबर 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था, जिसके पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार हुई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ रखा गया। इस दौरान भारत के बादशाह उस टाइम कौन थे? अकबर थे, 1556 से लेकर 1605 तक। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के टाइम में किया था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया, जबकि 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना जो था वो प्रथम अस्थायी कारखाना था। भारत ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो ये सूरत में किया था। अस्थायी जब भी हो तो वो सूरत में किया गया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा हुआ था, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप सवाली पहुंचा और मुगल गवर्नर के वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया और तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ के अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाना स्थापित किया था? तो सबसे पहले इसमें भरूच में किया गया था। भरूच में 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्थ यानी 1625 ईस्वी में यहाँ तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपना कारखाना स्थापित कर लिया था 1625 तक। आगे प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? यहाँ पे अस्थाई और अस्थाई का जिक्र नहीं किया गया है। आई थिंक ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो हालांकि ऑप्शन में भी मसूलीपट्टनम सब नहीं है, तो आपको यहाँ पे सूरत ही टिक करना पड़ेगा, लेकिन सूरत में अस्थाई कंपनी था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? सवाली के स्थान पर थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में प्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सबसे पहला कारखाना जो है वो अंग्रेज ने स्थापित किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरत में सबसे पहला कारखाना किसने स्थापित किया था? अंग्रेजों ने किया हुआ था। यहाँ पे इसका डिस्क्राइब दिया है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी।
सूरत ने डच द्वारा जो फैक्ट्री था 1616 में, जबकि फ्रांसीसी द्वारा लगाया गया था 1668 में स्थापित की गई थी, तो उससे पहले वो लगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया था। आगे प्रश्न है अपना कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये प्रश्न है, तो ये सूरत में मिला था, सूरत। तो डी आंसर ही है। इस बुक का यही खास है कि आप इस एक टॉपिक से जितना प्रश्न दे देता है ना कि आपको याद हो जाएगा, रिपीटेड। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो था वो सूरत में था, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था। तो पहले यह सूरत में प्रेसिडेंसी बना और उसके बाद बम्बई इसको स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये याद होगा, मतलब स्टार्टिंग में तो वो दहेज वहेज वाला बात था, फिर पुर्तगालियों से लिया था, पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था 1661 ईस्वी में। जो इंग्लैंड का सम्राट था चार्ल्स द्वितीय, इसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था, तो मुंबई जो था वो दहेज के रूप में यानी उपहार स्वरूप जो है उसको दे दिया था, मतलब कहते हैं ना बाप की जागीर, तो वो दे दिया था। उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है वो उसको दे दिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1797 में, 1797। अवध के नवाब सादत अली खान ने 1797 में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर निकोलस वेट को, सर निकोलस वेट। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट पर मुगल बंदरगाहों को घेर लिया था, मतलब मक्का जाने वाले को जो किडनैप कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन तत्कालिक कारण था? कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था उसका मेन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण, 5-6 जहाज को वो अधिग्रहित कर लिया था, उसके लिए हुआ था। दिया गया यहाँ पे कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का यह युद्ध था जो 1740 में आरंभ हुआ था। इसका विस्तार मात्र था, यह विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी था, 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लेने जो था वही इसका तत्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांस के मध्य, अंग्रेजी और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। तो इंडिया में कर्नाटक में, पर अंग्रेजी और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। यहाँ पे सुमेलित करना युद्ध दिया है और उसका संधि मतलब किसके कारण हार हुआ था, मतलब हार का जो युद्ध खत्म हुआ था उसका मेन कारण। तो पहला इसमें दिया गया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो ये तो हुआ था वो मतलब जहाज के कारण, लेकिन इसका जो अंत हुआ वो एक्स-ला चैपल की संधि से इसका अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो पेरिस की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से। आगे तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो ये अनिर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो था ये ब्रिटिश का हार हुआ था मैसूर युद्ध में। तो वही फिर से लिखा है, पढ़ लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला चैपल की संधि हुई थी, सापेल की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ अंत। जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था वो अनिर्णायक था और फिर प्रथम मैसूर युद्ध जो था वो ब्रिटिश का हार था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक जो है वो गलत है। पहला है इसमें कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1946 से 48 तक, ये तो बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ये 49 से हुआ था, 1749 से लेकर 54 तक। फिर कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से लेकर 63 तक, 58 से लेकर 63। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो था वो 1761 में हुआ था। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था, एक मूवी बना था। यहाँ पे इसका फिर से पढ़ लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 49 से 54, तृतीय युद्ध 58 से 63 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। भारत ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से इंडिया में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? ये था डुप्ले।
इसे रियल में वास्तविक वो कहा जाता है जो शुरू किया। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो कि भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्गदर्शक बना। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था तथा इसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। इसके बारे में जीवी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजना का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता था, उर्वरक बनाया था, वह क्षमता जो उसने दर्शाई थी, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदी ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। मतलब ये जो होता है ना एक ब्रॉड माइंडेड काम, वो इसी ने किया, डुप्ले ने किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? फ्रांसीसी सूरत में लगाया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था, लेकिन अगर पूछे सबसे पहले अस्थाई कारखाना तो वो भी ब्रिटेन ने लगाया था, ब्रिटिश। लुई 14वें के मंत्री कलवर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसमें कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेंस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य में इसका सारा खर्चा देता था, राज्य इसका सारा खर्चा देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानांतरित हुई। ये हुई लुई 14वें के शासनकाल में। लुई 14वें के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलवर्ट था, कोलवर्ट। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डच के द्वारा स्थापित किया गया था चिनसूरा और हुबली। चिनसूरा और हुबली, यहाँ पे दोनों सही है। डचों ने पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में आरंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुबली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुबली में ही एक गांव चिनसूरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में डच का कारखाना चिनसूरा हुबली के एक ग्राम का साथ साथ हुबली मुख्यालय में ही था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? 1632 में। 1632। इसका डिस्क्राइब दिया गया है कि बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो रहे डचों ने होगा 1615 से एवं 1629 तक असफल प्रयास किया। यद्यपि बंगाल में गवर्नर का सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ। 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में हुआ। इससे संबंधित कोई स्रोत प्रमाणिक मतलब कसौटी के रूप में स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए जो कि आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गया। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। जो पटना कॉलेज है वो डच का फैक्ट्री था। फ्रांसीसी दक्कन की शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा क्योंकि अंग्रेज की फौज उसमें अधिक शक्तिशाली थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण था उसकी कमजोर नौसेना। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांसिस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उसके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। और साथ ही अभी 2 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नेवी डे मनाते हैं। तो उस दिन जो हमारा नेवी है उसका झंडा चेंज हुआ। तो झंडे पे मेनली जो अष्टभुजाकार ये सिंबल जो है, तो ये प्रश्न आ सकता है मेरे ख्याल से। तो उसमें ये जो अष्टभुजाकार है ये किससे लिया गया है? शिवाजी महाराज का जो सिंबल था उससे लिया गया है। और शिवाजी को कहा जाता है कि भारत में नौसेना का जो स्थापित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है, नौसेना का। उनके टाइम में काफ़ी मजबूत था, ठीक ना। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। पहले कौन आया? उसके बाद मेनली कह रहा है व्यापार में। तो पहले तो पुर्तगाली आया, पुर्तगाली, उसके बाद यहाँ पे डच, फिर फ्रांसीसी और फिर अंग्रेज। माफ़ कीजिए, गलती हो गया। पहले पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच आया था, उसके बाद अंग्रेज था और फिर फ्रांसीसी था। हाँ, ये सही है। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी।
यहाँ पे दिया गया भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाली PDAF, जो PDF कहते हैं ना, PDF, तो बीच में A लगा देना है, PDAF कहते हैं ना आप लोग, सर इसका PDF दे दीजिए तो PDAF हो जाएगा। अगले प्रश्न है सूची 1 सूची 2 दिया गया है कि कौन अपना कंपनी कहाँ लगाया था, सुमेलित कीजिए। तो पुदुचेरी ये फ्रेंच का था, फ्रेंच। गोवा पुर्तगाल का था। संतरास ये डच का था और ट्रोनकेवार डेनिस का था, ट्रोनकेवार डेनिस का। यहाँ पे दिया गया पुदुचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रानकेवार डेनिस और संतरास ये डच का है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो ये बिहार था। यूरोप वासियों को सबसे अधिक सोरा और अफीम जो था वो बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो बिहार था, क्योंकि अफीम उत्पादन के लिए बिहार जो था उस टाइम में प्रसिद्ध था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था। सबसे अंत में अभी बटे थे PDAF, सबसे लास्ट में फ्रांस आया था, तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया गया 16वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों ने व्यापारी समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आया। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज और 1664 में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। इस प्रकार जो विकल्प था वो भारत आने के क्रम में फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डा स्थापित किया। डच अपना व्यापारिक अड्डा कहाँ स्थापित किया, तो सभी जगह किया। नागापट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद, पटना, सभी जगह पर। भारत में डचों ने जो व्यापारिक केंद्र है वो नागापट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद और पटना में किया। निम्नलिखित में से विचार करना है कि इसमें से कौन सा अंग्रेजों की भारत की देन थी, मतलब अंग्रेज भारत में दिया था। तो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन है। उस टाइम में अंग्रेजों के टाइम में या मुगल के टाइम में भी ये होता था कि जैसा उपजाऊ भूमि है उस आधार पर, ये तो अंग्रेज का नहीं है। युद्ध में चलती फिरती तोप का उपयोग, तो ये बाबर ने किया था पहली बार तोप का प्रयोग। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, तो ये सबसे पहले किसने किया था, पुर्तगाली ने किया था, तो ये भी नहीं हुआ। मतलब आंसर यहाँ पे डी है। देखते क्या दिया गया है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका है। आगे भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है और चलती फिरती तोप का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने के तमाम प्रकार के छोटी बड़ी तोप, मतलब अकबर के टाइम में था। बाबर भी तोप का यूज़ किया हुआ था, तो छोटा मोटा तोप अकबर किया था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है, यहाँ सब कुछ असंगत है। तो ये TB मैकाले ने किया था, TB मैकाले। और इसका डिस्क्राइब करके यहाँ पे लिखा गया है कि जो थॉमस मैकाले था ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ और इतिहासकार था। 1834 से लेकर 38 तक वो भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर था। मतलब इंग्लिश शिक्षा में इनका काफ़ी योगदान माना जाता है। भारत में जो विकास हुआ इंग्लिश शिक्षा का, लॉ कमीशन का भी प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ पर सब कुछ असंगत है। आगे प्रश्न है अपना, एक्सा ला सापेल, ये नाम से लगता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का समाप्ति का यह था इस टाइम में। तो 1748 ईस्वी की जो संधि के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, तो ये सही ही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो एक और दो दोनों सही है, यानी सी अपना यहाँ पे सही आंसर है। आगे एक्सला सापेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप के युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे दोनों कथन जो था वो सही था। आगे प्रश्न है कि भारत में अंग्रेज की सफलता और फ्रांसीसी की असफलता के कारण क्या सब थे। तो पहला दिया कि अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का प्राप्ति हुआ, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसी से काफ़ी धन मिला था इसको। दूसरा, अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, वेल ट्रेंड था। दोनों यहाँ पे सही है, आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा। और भारत में अंग्रेज़ों की सफलता के कई कारण थे, जिनमें से अंग्रेज की बेहतर सैन्य ताकत, बंगाल के नियंत्रण पर अपार उसको शक्ति प्राप्त हुआ, कंपनी के विभिन्न इकाइयों का समन्वय,
योग्य नेतृत्व आदि सब कुछ था। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, तो इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सेशन मेरे को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, पसंद नहीं आया हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इंप्रूव कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।